साथियों, हमने पिछले चैप्टर्स में आपको बताया था कि एक निष्णात ज्योतिषी की हथियार जो होते हैं वो होते हैं भावों के कारकत्वों और योगों की समझ। यदि इन दोनों ही बातों की समझ नहीं है तो एक ज्योतिषी बिना हथियार के काम करने वाले सिपाही जैसा होता है। आज से हम भावों के कारकत्व की यात्रा शुरू कर रहे हैं। इन्हें आप ठीक से समझ लेंगे तो आपको फलित में बहुत सुगमता रहेगी। ठीक से दिमाग में बैठा लेंगे और कारकत्व क्या होते हैं यह समझ लेंगे तो फिर आपको इनको रटने की या याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तुरंत आपके समझ में आ जाएगा। रटी हुई चीज कभी भी वक्त पर याद नहीं आती, यानी वक्त पे काम नहीं देती। हम यहाँ आपको बताएंगे कि कारकत्व अपने आप कैसे ढूंढना। रटना या किताब में पढ़ लेना एक अलग बात होती है, लेकिन कारकत्व को समझ लेना कि यह इस भाव का कारकत्व ही क्यों है, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास जो ज़्यादातर छात्र पढ़ते हैं वो रट्टे मारते हैं और वक्त पे भूल जाते हैं। वो भाव भी एक्टिव और डीएक्टिव करना सीख लेते हैं, लेकिन जब कारकत्वों की बारी आती है तब उनकी समझ काम नहीं करती। आप यहाँ साइड में लगी हुई कुंडली को देखिए। ये हमारी जो इस शरीर की या इस जीवन की जो यात्रा होती है ये इन 4 भावों में ही समाई होती है। चार्ट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो 4 केंद्र हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि ये कहा जाए कि हमारी पूरी जीवन यात्रा ही इन 4 केंद्रों में पूरी हो जाती है। देखिए, लग्न होता है हमारा जन्म और ठीक सामने सप्तम भाव होती है मृत्यु, चौथा भाव सुख का और उसके ठीक सामने 10वां भाव दुख का। और दूसरे चार्ट में आप देख पा रहे होंगे कि लग्न स्वयं है, यानी ये शरीर हम स्वयं, ये लग्न है। उसके ठीक सामने जीवन साथी का भाव है 7वां, सप्तम भाव जीवन साथी का भाव हुआ। और चतुर्थ स्थान यह है माता का और उसके ठीक सामने माता का पति यानी पिता। सिंपल सी बात है। तो ये जो 4 केंद्र हैं ये जीवन के आधारभूत केंद्र हैं। हमारी जीवन यात्रा इन्हीं के इर्द गिर्द सिमट कर रह जाती है। कारकत्व अपने भाव से अलग नहीं है। अब हम यहाँ प्रथम भाव यानी लग्न के कारकत्वों का ही आज विचार कर रहे हैं। तो आप यहाँ लग्न चार्ट को देखिए। यह लग्न ही जातक का जन्म है, यह लग्न ही जातक का शरीर है। और यह आपको पहले भी बता दिया है और आपने पढ़ा भी होगा। लग्न में केंद्र और त्रिकोण दोनों समाये हैं, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लग्न, केंद्र और त्रिकोण एक साथ कैसे कहलाता है ये हमने पिछले चार्ट्स में आपको बताया था। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया उन चैप्टर्स को देख लीजिए। अब लग्न, केंद्र और त्रिकोण दोनों के गुण रखता है, इसलिए यह कुंडली का अति महत्वपूर्ण भाव हो जाता है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि यही तो जातक का जन्म हुआ है। यदि जन्म ही नहीं हुआ तो फिर कोई झगड़ा ही नहीं है, फिर किसका लग्न और किसकी कुंडली। इसलिए जन्म होता है प्रथम भाव से और हमारी इस संसार की यात्रा भी लग्न से शुरू होकर द्वादश भाव तक पहुंचती है। इसलिए सभी द्वादश भावों के कारकत्व अलग अलग हैं। तो लग्न से ही हमारी जन्मभूमि का विचार किया जाएगा, क्योंकि इसी जगह तो हमारा जन्म हुआ है। इस स्थूल शरीर की यात्रा यहीं से शुरू होती है, इसलिए जन्म स्थान का विचार भी लग्न से ही किया जाएगा। उसी तरह वर्ण का विचार, जाति का विचार,
यह भी लग्न से ही किया जाएगा, क्योंकि यह शरीर जिस जगह इस संसार में आया वही जन्म स्थान कहलाएगा। तो इस कुंडली के परिप्रेक्ष्य में हमारा आगमन इसी प्रथम भाव में होता है, इसलिए यह जन्म स्थान भी कहलाता है। अब एक बात बीच में उन लोगों के लिए बता देता हूं जो इस ज्योतिष के क्षेत्र में बिल्कुल ही नए हैं, और कुछ विद्यार्थी हमारे पास जो बिल्कुल नए आते हैं वो अक्सर यह जिज्ञासा भी प्रकट करते हैं कि यह प्रथम स्थान ही लग्न स्थान क्यों कहलाता है। सवाल तो वाकई महत्वपूर्ण है। कोई सा और भाव भी हो सकता था, किसी दूसरे भाव से भी जीवन यात्रा शुरू हो सकती थी, पर इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण है, उसे समझ लीजिए। जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर, यानी जिधर सूर्य उदय होता है, वहां पर जो राशि उदय हो रही होती है वही लग्न कहलाता है। यानी उसी लग्न काल में जातक ने इस संसार में अपने कदम रखे हैं, इसलिए यह लग्न स्थान कहलाता है, और यहीं से यात्रा शुरू होगी, इसलिए यह प्रथम स्थान या लग्न स्थान कहलाता है। क्योंकि यहीं से जीवन यात्रा शुरू हो रही है, इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है कुंडली का। बल्कि यूँ कहें कि कुंडली का आधार स्तंभ ही प्रथम भाव या लग्न भाव होता है, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब चूंकि पूर्वी क्षितिज पर उदय हो रही राशि के कारण यह भाव लग्न भाव कहलाता है, तो आप इसी से समझ लीजिए कि पूर्व दिशा भी यही है। यानी कुंडली में आप जब भी विचार करेंगे तो यह पूर्व दिशा का प्रतीक है। लग्न को हमेशा पूर्व दिशा माने। यदि किसी की कुंडली में लग्न में सूर्य है, वो किसी भी लग्न की कुंडली हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चंद्रमा कहीं भी हो, यदि सूर्य लग्न में बैठा है तो आप समझ लीजिए उसका जन्म सूर्योदय के समय का है। क्यों कि सूर्योदय पूर्व में होता है और पूर्वी क्षितिज में उदय हो रही राशि ही लग्न कहलाती है। अब यदि आपको बिल्कुल सही समय इसी से निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं। आपके सामने चार्ट है और सिर्फ आपको वहां पे लग्न की डिग्री देखनी है, तो उससे आप कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल सही कुंडली तक आप पहुंच जाएंगे। यह सूर्य की यात्रा दिन भर में 2-2 घंटे करके 12 ही भावों की पूरी यात्रा कर लेता है। यह हमेशा इस गणना में क्लॉकवाइज गिनती आपको करनी पड़ेगी, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इस जातक का जन्म समय क्या है। सिर्फ चार्ट देख के, लग्न में है तो सुबह का, दसम भाव में है तो दोपहर का जन्म है, सप्तम भाव में सूर्य है तो ये शाम के समय का जन्म है, चौथे भाव में सूर्य है तो ये रात को 12 बजे का जन्म है। बस इसी में आप लग्न से क्लॉकवाइज चलते हुए 2-2 घंटे आगे बढ़ते जाइए, आपको बिल्कुल समय का अंदाज हो जाएगा। और आजकल कुंडली बनाने में एएम पीएम का लफड़ा रहता है। आपने एएम की जगह पीएम डाल दिया या पीएम की जगह एएम डाल दिया तो पूरी कुंडली उल्टी बन जाएगी। इसलिए आप एक नज़र जन्म समय से सूर्य को अवश्य देखा करें, जिससे किसी भी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अब चूंकि इस शरीर ने किसी कुल, किसी वर्ण या किसी जाति में जन्म लिया है, तो यह लग्न ही वर्ण और जाति का प्रतीक होगा। शरीर के जन्म के साथ ही कुछ बर्थ मार्क आते हैं, इसलिए वो बर्थ मार्क भी लग्न से ही देखे जाएंगे। शरीर के जन्मते ही सुख और दुख भी शुरू हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, बल्कि यह 100% सभी के साथ होता है कि बालक का जन्म होते ही वह रोता है, और यह साइंटिफिक तरीके से भी बहुत आवश्यक है, नहीं तो उसके फेफड़े शुरू नहीं होंगे। बालक के रुदन के साथ ही फेफड़े शुरू होते हैं और मस्तिष्क तक
ऑक्सीजन पहुंचने का काम शुरू हो जाता है। जो बालक पैदा होने के कुछ देर बाद रोना शुरू करते हैं, उनके मस्तिष्क में कुछ न कुछ कमी रह जाती है, यह डॉक्टरों का भी कहना है। इसी तरह कुछ बच्चे रुदन के साथ साथ थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए भी दिखाई देते हैं, यानी सुख और दुख यह शुरू हो गया जन्म के साथ ही। इसलिए सुख और दुख का विचार भी, इसलिए सुख और दुख की अनुभूति का विचार लगन से किया जाएगा। फिजिकल सुख चौथे भाव का फल है, दुख दसम भाव का फल है, लेकिन उसकी अनुभूति, सुख और दुख की अनुभूति, इसका विचार प्रथम भाव से किया जाएगा। इस पूरे शरीर का विचार ही लग्न से किया जाएगा, क्योंकि जन्म तो इस शरीर का हुआ है जो कि लग्न में हुआ है, पर चूंकि आगे दूसरे भावों में यानी सर से लेके पैर के तलवों तक अलग अलग भावों में बांट दिया गया है इस शरीर की पूरी यात्रा को, इसलिए मुख्य रूप से मस्तिष्क के अग्रभाग का विचार यह किया जाता है लग्न से। शरीर से ही जातक का व्यक्तित्व होता है और शरीर से ही जातक का स्वभाव होता है, अतः इनका विचार भी लग्न से ही किया जाएगा। शरीर की बलिष्ठता, शरीर की कमजोरी और शरीर की कार्यकुशलता यह भी शरीर से ही शुरू होती है, इसलिए इनका विचार भी लग्न से ही किया जाएगा। जातक की रिस्क उठाने की कैपेसिटी वो भी शरीर से ही संपादित होती है, इसलिए जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार, मतलब कुछ भी रिस्क उठाने की जो भी कैपेसिटी होती है, उन सब का विचार लग्न से ही किया जाएगा। हमने अभी तक आपको बताया कि इस शरीर का जन्म होने के साथ साथ जो क्रियाएं संपादित होती हैं वही कारकत्व बन जाते हैं, इसलिए आपको अपनी समझ को विस्तार देना है, रटने की जरूरत नहीं है। आप इसको बारीकी से मनन करेंगे, अपने आप सारे कारकत्व आपके सामने आते चले जाएंगे। बस नैसर्गिक तौर पर अपनी दृष्टि के फैलाव को और आगे करना है। अब हम विस्तृत तौर पे देखें तो लग्न भाव में वर्ण, जाति, कोई भी निशान या जिसे आप चिन्ह कहते हैं, सुख दुख का अनुभव और संपूर्ण शरीर के अलावा आयु का होना या ना होना, मस्तिष्क, अभिमान, अहंकार, कीर्ति, शरीर का बलाबल, योग्यता और शरीर की त्वचा, पाप पुण्य, मान अपमान, स्वयं शरीर की मृत्यु, दूसरों को तिरस्कार करने की भावना, क्योंकि अहंकार लग्न का कारकत्व है, इसलिए जिसका भी लग्न बलशाली होगा वो अक्सर जाने अनजाने में दूसरों का तिरस्कार कर बैठता है, इसलिए दूसरों के तिरस्कार करने को भी लग्न से ही देखना चाहिए, यह लग्न का ही कारकत्व है। अब हमने आपको ये कुछ लग्न के कारकत्व बताए और ये कारकत्व क्यों होते हैं यह भी आपको समझ में आ गया होगा कि लग्न से ये कारकत्व किस तरह जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारे कारकत्व इस भाव से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 12 ही भावों में सारे संसार के कारकत्व समाये हुए हैं। तो ये हमने आपको कुछ स्थूल रूप से बताए, इसे आप तर्कपूर्ण रूप से और दृष्टि के फैलाव को और ज़्यादा बड़ा करके समझने की कोशिश करेंगे तो आपको किसी किताब की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इससे स्वयं ही लगा लेंगे कि यह किस भाव का फल होगा। अब जैसे पुत्र का भाग्योदय, यह भी इसी भाव का फल है। अब इसमें लॉजिक देखिए, पंचम भाव पुत्र का है और लग्न पंचम से नवम है, तो यह पुत्र का भाग्योदय हो गया, पुत्र का भाग्य हो गया। छोटे भाई बहनों यानी अनुजों को मिलने वाला लाभ, यह भी इसी भाव से होगा, क्यों कि तृतीय भाव है अनुजों का और लग्न तृतीय से एकादश हो गया। इसी तरह भाई की पुत्री, मामा की आयु,
मित्र के पिता, साले या बहनोई के पुत्र इत्यादि का भी विचार लग्न भाव से किया जाएगा। और ये बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आप समझने की कोशिश करिए और आपको समझ में आता चला जाएगा। रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको बार बार अभ्यास द्वारा दिमाग में बैठा लीजिए। इसमें दिमाग में बैठाने की जरूरत है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बात और कि ऊपर मैंने आपको बहुत से कारकत्व बताए, लेकिन लग्न से मुझे प्रैक्टिकल तौर पे एक बहुत ही देखने वाली बात समझ में आई है कि यह भाव मान अपमान के लिए मुख्य तौर पर जिम्मेदार है। अब मान लीजिए किसी दशा अंतरदशा में लग्न भाव एक्टिवेट हो गया और यह जातक किसी पुरस्कार या किसी प्रतियोगिता में सफलता, मेडल इसकी प्रतीक्षा में है और अभी तक इसका काम नहीं हो पाया है। लेकिन जब किसी दशा अंतरदशा में यह एक्टिवेट हो गया तो वो निश्चित ही वह मेडल या पुरस्कार पा जाएगा। उसका यश, मान, कीर्ति यह सब भी इसी भाव के फल हैं, तो उसको यश, मान, कीर्ति अवश्य यहाँ पर मिल जाए। इसके विपरीत यदि लग्न भाव डीएक्टिवेट हो रहा हो तो यह लाभ उसे नहीं मिलेगा, यह भी आप पक्का समझ लीजिए। अब मान लीजिए कोई व्यवसायी जो कि आर्थिक संकट से गुजर रहा है और आपके पास अपनी समस्या के लिए आता है कि सर मैं बहुत ज्यादा आर्थिक परेशानी में हूँ, कहीं मेरा दिवाला तो नहीं निकल जाएगा, कहीं मेरी इज्जत खराब तो नहीं हो जाएगी। तो लोग इसके लिए सीधे सीधे धन भाव को देखते हैं या ऋण भाव को देखते हैं और उसका संकट है त्वरित अभी का, वो बिल्कुल ऑक्सीजन पर आया हुआ है। ऋण जब मिलेगा जब मिलेगा, धन जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन अभी तो उसका सवाल यह है कि क्या मेरा दिवाला निकल जाएगा, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, प्रश्न यह है। तो यहाँ पर आप सीधे दशा अंतरदशा में यह देखिए कि क्या उसका लग्न भाव डीएक्टिवेट हो रहा है। यदि लग्न भाव डीएक्टिवेट हो रहा है तो निश्चय ही ये उसके लिए बहुत बुरी खबर है, उसका दिवाला निकल सकता है, उसकी इज्जत खराब हो सकती है। और इसके विपरीत यदि उसका लग्न भाव उस दशा अंतरदशा में एक्टिवेट हो गया तो आप नक्की समझिए कि उसके मान सम्मान को कोई चोट नहीं पहुंचेगी। उसको चाहे जितने अर्थ की यानी धन की जरूरत हो, वो या तो तुरंत रूप से समयानुसार उसको किसी से ऋण के रूप में उपलब्ध हो जाएगा, अथवा उसको ऐसा कोई संगी साथी पार्टनर मिल जाएगा जो उसकी आर्थिक दिक्कत को दूर कर दे। अब यहाँ पे दूसरा और पार्टनर का और ये वो भाव देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ बात है सिर्फ मान सम्मान। लग्न एक्टिवेट है तो उसका मान सम्मान खराब नहीं होगा, और चूंकि उसकी समस्या धन से रिलेटेड है तो उसके लिए आप दूसरे भावों पे मत जाइए। आप यहाँ देखिए उसका लग्न क्या कहता है। धन की समस्या तो है, वो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ उसका मान सम्मान बचेगा या जाएगा, इसके लिए आप लग्न को देखिए। वैसे आध्यात्मिक रूप में देखें तो लग्न जातक की चेतना की ओर इंगित करता है कि जातक इस जीवन में कितने उच्च स्तर तक इस फील्ड में जाएगा या नहीं जाएगा। आशा करता हूं आपको मैंने एक तर्कपूर्ण ढंग से कारकत्वों को समझने की दृष्टि दी है। तो आप स्वयं पर खुद करेंगे, कोई दूसरा करेगा उससे होगा नहीं। आप में एक जिज्ञासा होनी चाहिए। किसी भी बात को मान लेने के बजाय उसमें एक तर्कपूर्ण दृष्टि होनी चाहिए, तभी आपको हर चीज समझ में आती चली जाएगी कि ये इसका कारकत्व है तो क्यों है, उसके पीछे के क्यों को समझिए। इसलिए आशा करता हूं कि आप मेरी बात पे ध्यान देंगे और आज के इस चैप्टर को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे अगले किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।